नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2017 का मैथ का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सारे विकल्प हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करके सिर्फ आपको सही आंसर बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जो है कैसे इनको हल करना है और कैसे जो है इनके उत्तर हमको परीक्षा में देना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कि पूरा क्वेश्चन आपको उतारना पड़ता है। देखिए, जो अन्य क्वेश्चन होते हैं उनको उतारना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनको जो है उतारना जरूरी रहता है। पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद फिर जो ऑप्शन 4 होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से सारे ऑप्शन आप भले ना उतारिए, लेकिन जो सत्य ऑप्शन होता है उसको उतारना अनिवार्य रहता है। यानी कि पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डालिए। यानी कि ABCD में से मान लीजिए B ऑप्शन सही है तो यहाँ पर B नंबर डालेंगे। उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद उस पर टिक कर देते हैं। इस प्रकार से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करते हैं। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है आंसर नंबर 1 डाल करके और यहाँ पर B ऑप्शन डाल दिए और उसको टिक कर दिए। तो ये गलत होता है। क्वेश्चन लिखना अनिवार्य होता है। आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका जो सही ऑप्शन है उसको लिखिए, और उसके बाद जो उत्तर में आ रहा है वो संख्या डालिए, उसके बाद जो है उस पर टिक करिए। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और अगर क्वेश्चन लगाने वाला है तो लगाना भी पड़ेगा, तभी आप उसका सही आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो देखिए, हमको देखना यह है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जो है जोड़ने पर, किसी संख्या में जोड़ने पर जो है वही संख्या रहती है, यानी कि वो संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 है, और 1 में अगर हम 0 को जोड़ें इस प्रकार से, और चाहे इस तरीके से बाद में जोड़ें और चाहे पहले इस तरीके से 1 जोड़ें, लेकिन आएगा 1 ही। मान लीजिए कोई A पूर्ण संख्या है और उसमें 1 जोड़ें, उसमें 0 जोड़ें, और फिर यहाँ पर 0 में A जोड़ें, तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा? A ही आएगा। तो इस प्रकार से 0 जो है वो योग का तत्समक अवयव है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप लोगों को सीखना क्या है? यहाँ से सीखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको टाइप जानना जरूरी है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव पूछा गया है, तो जो है यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। तो वहां पर गुणा का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपको देखना यह है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर संख्या परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि संख्या वही रहती है। तो वहां पर हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 1 जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, और 2 में अगर हम 1 का गुणा करें तो क्या आएगा? 2 आएगा। चाहे इस तरीके से बाद में गुणा करें और चाहे 1 का 2 से गुणा करें तब भी 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा गुणा का तत्समक अवयव, यानी कि पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ने पर वही संख्या आती है। और यही कंडीशन होती है जो है गुणा के समकवयों में। उसमें क्या होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर एक से गुणा करते हैं तो स्वयं वही संख्या आती है, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनका लाशा निकाल लेंगे। तो इस रूप में सबसे पहले इनको लिख लेंगे। देखिए 56, फिर है 70 और फिर है 84। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 दूना 4 और फिर 2 अठे 16 हो जाएगा। यहाँ पर 35 दूना 70 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा और 35 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 35 और 21 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे क्या ये 3 से कोई संख्या कट रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 7 नहीं कट रहा तो ऐसे उतार लेंगे। 35 भी नहीं कट रहा तो ऐसे उतार लेंगे। और फिर 3 सत्ते 21, यहाँ पर देखिए 21 कट रहा है तो इसको जो है इस तरीके से 3 सत्ते 21 यानी कि यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर अब 3 से भी ये संख्याएं नहीं कटेंगी। अब देखिए अभी 35 जो है वो 5 से एक क्रम से देखिए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 से कैंसिल किए, उसके बाद 3 से, उसके बाद फिर जो है 5 से। तो यहाँ पर देखिए 7 नहीं कट रहा, ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 सते 35 हो जाएगा यानी कि 5 से कट जाएगा 35 और उसके बाद फिर 7 को ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 से कटने वाली संख्याएं नहीं है तो अब डायरेक्ट 7 से काटेंगे। तो यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, इस प्रकार से सारी संख्याएं जो है कट जाएंगी। अब हमको निकालना क्या है, लासा। तो यहाँ पर लिखेंगे लासा बराबर। तो देखिए लासा में क्या करते हैं, ये सारी संख्याएं जितनी भी आ रही हैं इनको जो है गुणे के रूप में लिख लेते हैं और फिर उनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, उसके बाद फिर 3 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पर, और जो है गुणे 5 और गुणे 7। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, यहाँ पर 40 लिख लीजिए और 7 त्रिक 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब 21 का गुणा जो है 40 से करेंगे तो 21 का 21, 21 दून 42, 21 तीन 63 और 21 को 84, यहाँ पर देखिए 84 हो जाएगा। और फिर एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से 840 इसका लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से लासा के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेपर थोड़ा लंबा है तो आप लोग फटाफट जो है क्वेश्चन देखते रहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम देने से फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग टाइप जरूर याद रखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है पढ़ने की कोशिश करिए, तभी जो है आपका कम समय में जो है आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इस समीकरण को क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.8x हो जाएगा बराबर 5.4 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। इस तरीके से इसको उतार लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अचर पद केवल यही है और x यहाँ पर है तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.8x है और ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.4 ऊपर से उतार लिए हैं
अब यहाँ पर देखिए 2.8x है और इसमें से x घटाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब 2.8 है और यहाँ से x हम कैसे घटाएं। तो देखिए आपका इस x से मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए इसके गुणे में 2.8 है और इसके गुणे में कोई संख्या नहीं दिख रही, तब भी यहाँ पर क्या है, 1 है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए 2.8 में से 1 अगर घटाओगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा, 1.8 आएगा। यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर जैसे 2.8 है और उसमें से 1 घटाना है, तो हमको 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, हमको 1 इस तरीके से लिखना है, यानी कि 1.0 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जब इसमें से 1 घटाओगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की वजह से काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन छूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, x को पहले पक्षांतर कर लेना है और उसके बाद देखिए ये 1x है और ये 2.8 है यहाँ पर, तो 2.8 में से 1 को घटा लेंगे और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.8 आएगा। तो यहाँ पर 1.8 लिख लेंगे और साथ में x है तो x लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर रखेंगे और इस जो 1.8 है इसको भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ में गुणा कर रहा, उधर जाएगा तो भाग करेगा तो 5.4 अपान 1.8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको पॉइंट को हटा देंगे। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर भी है और एक अंक के बाद यहाँ पर भी है पॉइंट, तो ये ऊपर नीचे पॉइंट को हटाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 18 से अब इसको काटेंगे तो 18 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमको x की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, क्योंकि यहाँ पर समीकरण है और इसको हल करना है, यानी कि x की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो x की वैल्यू यहाँ पर x बराबर 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे और जब x की वैल्यू आ जाए तो देखिए 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए रहेंगे, तो वहाँ पर आप देख करके कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर जो है जिस ऑप्शन में 3 दिया है उसको जो है लिख करके उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो है फार्मूले बेस पर है, तो फार्मूला आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं और कोई फार्मूले बेस पर क्वेश्चन आता है तो यही बात आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग फार्मूले जल्दी से जल्दी ज़रूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक फार्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक जो फार्मूले बेस पर क्वेश्चन है उनको आप हल नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पर जब परीक्षा हाल में बैठोगे तो वहाँ से आपको जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि वहाँ आपको कहीं से फार्मूला देखने को मिल जाए, और जब तक फार्मूला पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें जो है त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए। और दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब जब एक भुजा हमको पता हो जाएगी तो एक भुजा पता होने का मतलब कि सारी भुजाएं पता हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो देखिए जब एक भुजा पता हो जाएगी तो सारी भुजाएं हमको पता चल जाएंगी, यानी कि बराबर माप की ही सारी भुजाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 400 अंडर रूट 3 और यहाँ पर बराबर में देखिए जो इसका फार्मूला है वो लिख लेंगे अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए भुजा को एक तरफ रखेंगे और जो ये अचर संख्या है इनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर
इसको समझ लीजिए इधर ही रखे हैं और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 400√3। देखिए यहाँ पर इसको पक्षांतर नहीं किए हैं, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर इसको मान लीजिए हम इधर ही रखें, इसको पक्षांतर किए हैं तो ये इसके साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं जो हैं ये पलट जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 4/√3 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 हो गया और 0 0 2 हो जाएंगे ये, और फिर भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए भुजा बराबर हो जाएगा √16। तो इस प्रकार से √16 लिख लेंगे और फिर भुजा का मान यहाँ से निकल आएगा क्योंकि 1600 का जो वर्गमूल होता है, यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 चौक 16 यानी कि 4 होता है। तो यहाँ पर 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 40 का। देखिए 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 40 का 40 से गुणा करोगे तो 4 चौक 16 और फिर 2 जीरो हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से एक भुजा हमारी समबाहु त्रिभुज की निकल आएगी, और जब एक भुजा निकल आई है तो हमको तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, यानी कि तीनों भुजाएं इसी माप की होंगी। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की माप। और यहाँ पर देखिए ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं बराबर की होंगी। तो जब हमको एक भुजा पता है तो यहाँ पर हम आगे लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे भुजा, क्योंकि भुजाएं बराबर होंगी और उनका अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो जो है परिमाप निकल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे भुजा की जगह पर लिख लेंगे 40। तो इस तरीके से 3 चौक 12 हो जाएगा और जो है एक जीरो उतार लेंगे तो 120 हो जाएगा। और देखिए सेंटीमीटर में दिया है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, वहां से फिर क्या करेंगे, वहां से हम जो है भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा हमारी आ गई है 40 और फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। और समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाओं की माप या तीनों भुजाओं का कह लीजिए कि योग। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग करेंगे, चूंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी इसलिए यहाँ पर एक भुजा ले लिए हैं और उसका 3 से गुणा कर लिए हैं, क्योंकि 3 भुजाएं होंगी, जो है त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी तो 3 से गुणा कर लिए तो 3 चौक 12 हो गया, 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन 5 दिए जाते हैं तो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। देखिए 5वां क्वेश्चन है x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है व्यंजक दिए हुए हैं तो उनका हमको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको योग के रूप में लिख लेंगे। x², पहला देखिए व्यंजक है x² - 2xy और फिर प्लस 9y² और फिर योग करना है इसलिए इनको भी प्लस में लिख लेंगे, प्लस x² और प्लस 2xy और माइनस का 8y²। इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पर देखिए x² जो है दोनों सजातीय पद हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x², यानी कि एक x² में एक x² जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 2xy है, यहाँ पर प्लस का 2xy है, क्योंकि चिन्ह विपरीत हैं इसलिए दोनों आपस में घट जाएंगे, इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर है देखिए 9y²
और यहाँ पर हम माइनस का 8y² तो 9y² में से 8y² घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह दोनों के विपरीत हैं तो विपरीत चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। तो यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। यानी कि 9y² में से 8y² घटेगा तो 1y² बचेगा। यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए 2x² प्लस y² ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2x² प्लस y², और इस तरीके से इसको टिक कर देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अब अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं और अतिलघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है x और फिर गुणे में है y माइनस जेड, फिर प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इनको उतार लेंगे नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड और फिर प्लस वाई जेड माइनस एक्स और फिर प्लस जेड और फिर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस हो जाएगा एक्स जेड और फिर प्लस हो जाएगा वाई जेड। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो वाई जेड और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का वाई एक्स और फिर ये है जेड तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का जेड एक्स और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जेड वाई। अब यहाँ पर जो संख्याएं आपस में जुड़ घट रही हों उनको जोड़ घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई वाला पद कोई है तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये है। देखिए गुणे में आगे पीछे संख्याएं हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही मानी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है और कहीं पर एक्स वाई नहीं है और एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। फिर यहाँ पर देखिए एक्स जेड है और यहाँ पर देखिए एक्स जेड है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। फिर यहाँ पर देखिए वाई जेड है और यहाँ पर जेड वाई है, ये भी दोनों संख्याएं समान हैं और विपरीत चिन्ह वाली हैं, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा तो जो है इसका 0 आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग फटाफट जो है क्वेश्चन देखते रहिए क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और अभी आगे जो है कठिन क्वेश्चन भी हैं, यानी कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और लास्ट में थोड़े लंबे क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग फटाफट एक एक करके आंसर देखते रहिए और साथ में समझते रहिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग याद रखना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन कोशिश करना कि आप लोग सीखना। यानी कि जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर नहीं भागना है और जो है इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चाल लिख लेंगे। चाल बराबर कितना है, चाल बराबर दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर यहाँ पर वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है x प्लस 2 घंटा, x प्लस 2 घंटा दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दूरी। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हम निकाल लेंगे
देखिए हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो यहाँ से देखिए हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको चाल नहीं जो है निकालना है। तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे, तो इसके बटे में अगर हम 1 कर लें तो यहाँ पर जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दूरी का 1 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी हो जाएगा। और फिर इसका इसके साथ में गुणा होगा होगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे जो है समय हो जाएगा। ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। देखिए मूल फार्मूला जो है वो यही होता है, और इसकी सहायता से जो है दो और व्युत्पन्न किए जा सकते हैं फार्मूले, तो वो डायरेक्ट फार्मूले भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। अब यहाँ पर देखिए चाल क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे x² प्लस 3x प्लस 2, ये है चाल। और समय कितना है, तो देखिए समय है x प्लस 2। तो देखिए x प्लस 2 यहाँ पर हम गुणे में इसके लिख लेंगे, क्योंकि बीच में गुणा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। और उसके बाद फिर इनका क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x² का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर x² का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर 3x का गुणा x से होगा तो प्लस का 3x² हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3x का गुणा 2 से होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और x हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा। और फिर 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसमें जो भी संख्याएं जुड़ घट रही हों उनको जोड़ घटा लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब वाली कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर x³ लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाली दो संख्या है, यहाँ पर 2x² है, यहाँ 3x² है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी 5x²। और फिर यहाँ पर 6x प्लस 2x है तो ये हो जाएगा 8x। और फिर यहाँ प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको देखिए दूरी निकालना था, तो दूरी यही हो जाएगी x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4 किलोमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हुई थी, तो यहाँ पर ये दूरी निकल आएगी कितनी, x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1 अपान x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत बता चुके हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन तैयार होंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ से आप लोग देख करके ये चीज़ जो है अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन भी आता है और स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मान दिया हो और यहाँ पर स्क्वायर का मान निकालना हो तब भी आपको आना चाहिए, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मान दिया हो और क्यूब का मान निकालना हो तब भी आपको लगाना पता होना चाहिए। और ये दोनों टाइप जो है हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो जो लोगों को नहीं आता है तो वह लोग जो है वहाँ से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे नीचे, यहाँ पर x प्लस 1 अपान x बराबर 5, और नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान x का होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वर्क कर रहे हैं x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए फार्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब x² प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 अपान x स्क्वायर, और प्लस का 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान x, और बराबर अब यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 में से जो है
2 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 25 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 निकल आएगा। और हमको देखिए यही मान निकालना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी कि हमारा देखिए ये मान दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर 5, और जो है इसकी सहायता से हम क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए। और वर्ग करने पर देखिए हमको जो है यहाँ पर ये मान दिया हुआ था 5, और इसका भी स्क्वायर कर लिए। और यहाँ पर जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो देखिए हमको ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, यानी कि जिसका मान हमको निकालना है x² प्लस 1/x² मिल रहा है। तो इसको हम शेष रखेंगे, इसको शेष रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, योगात्मक प्रतिलोम और जो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या कर देना है कि अगर संख्या प्लस में दी हुई है तो माइनस कर देना है, और माइनस में संख्या दी हुई है तो प्लस में कर देना है। बस जैसे यहाँ पर ये माइनस का 9/11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जब माइनस में दिया हो तो प्लस में लिख लेना है, और जो प्लस में दिया हो तो माइनस में लिख देना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो भी यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि अब योगात्मक प्रतिलोम इसमें पूछा गया है तो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो है आपके पेपर में हो सकता है कि गुणात्मक प्रतिलोम आ जाए, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि ये संख्याएं पलट जाती हैं, यहाँ पर चिन्ह से हमारा मतलब नहीं रह जाता है। देखिए जब भिन्न के रूप में संख्या दी हुई हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। जब भिन्न के रूप में ना दी हुई हों तब भी उनको पलट देते हैं। जैसे 5 लिखा है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5, यानी कि 1/, में लिख देते हैं। और जैसे 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो वो हो जाएगा 5, यानी कि इसको पलट देंगे तो 5/1 हो जाएगा, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, यानी कि बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो है 1/5 का 5 हो जाएगा, और एक जो है 5 का 1/5 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर जो है योगात्मक प्रतिलोम का मतलब चिन्ह हटा देना है, यानी कि चिन्ह जो है उसको हटा देना है, उसका विपरीत चिन्ह ले लेना है। माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो है भिन्न के रूप में संख्या दी हुई है तो उसको क्या करना है, पलट देना है, यानी कि जो अंश में दी हुई संख्या उसको हर में ले आना है, और जो हर में दी हुई संख्या उसको अंश में ले जाना है। और अगर भिन्न के रूप में ना दी हुई हो तब भी आपको इस तरीके से लिख लेना है। जैसे 5 दिया हुआ है तो 1/, में कर लेना है उसको, 10 दिया हुआ है तो 1/, जो है 10 कर लेना है। तो इस तरीके से योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम में कभी कभी जो है योज्य प्रतिलोम भी लिखा मिल जाता है, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज ना होना। योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर लिखा है और वहां पर आपको लिखा मिल सकता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दोनों का मतलब एक होता है। और केवल प्रतिलोम कहा जाए तो केवल प्रतिलोम में आपको क्या करना है कि संख्याओं को पलट देना है सिर्फ। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब उसमें योगात्मक ना लिखा हो, केवल कहा जाए कि जो है इसका प्रतिलोम बताइए तो संख्याओं को पलट देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है ये भी फार्मूले बेस पर है, तो इसका भी आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये होता है फार्मूला। जिन लोगों को नहीं याद है तो वह लोग यहाँ से इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए ऊंचाई का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई लंब रूप में ऊंचाई होगी तभी तो ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, यानी कि जब त्रिभुज की हमको ऊंचाई पता हो जाती है तो उस ऊंचाई के द्वारा उसको हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या तो यहाँ पर आधार गुणे लंब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार की माप ज्ञात करना है और जो है क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल की जगह पर 48 लिख लेंगे। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे और आधार हमको निकालना है तो आधार को ऐसे ही लिख लेंगे और ऊंचाई दी हुई है 8 तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब आधार को जो है एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 है और फिर यहाँ पर 2 देखिए बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और फिर नीचे देखिए ये जो है गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 छंग 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 हो गया, अब 6 ऊपर बचा और यहाँ पर 2 बचा है गुणे में, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 12 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आधार है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल हमेशा जो है वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है और कोई भी भुजा हो या परिमाप हो तो उसको सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार ही यहाँ पर देख लीजिए निकालना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए माइनस का 5 दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ, फिर माइनस का 45 दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, फिर भाग का चिन्ह है, फिर माइनस का 15 दिया हुआ है और प्लस फिर माइनस का 3 है गुणे 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है बॉडमॉस रूल से करना है, यानी कि सिंपल सा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, और लेकिन यहाँ पर जो है बॉडमॉस रूल को ध्यान में रखते हुए इसको करना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, माइनस का 5, फिर यहाँ पर माइनस का 45 है और फिर भाग का चिन्ह है, माइनस का 15 है और फिर प्लस माइनस का 3 है और फिर गुणे 5 है। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बॉडमास रूल में देखिए इस तरीके से बॉडमास लिखा जाता है, BODMAS, इस तरीके से बॉडमास लिखा जाता है। देखिए कहीं पर आपको क्रम गड़बड़ होने की शंका हो तो जहाँ पर सवाल को कर रहे हों वहाँ पर साइड में बॉडमास लिख सकते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद फिर ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवीजन को हल करते हैं यानी कि भाग को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुणा को हल करते हैं, फिर एडिशन यानी कि जोड़ को हल करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग का चिन्ह सबसे पहले आ रहा, ऑफ है नहीं, ब्रैकेट है लेकिन सभी में लगे हुए हैं और सब में अलग अलग हैं, तो इसलिए ब्रैकेट को यहाँ पर जो है अभी छोड़ देंगे, यानी कि ब्रैकेट वाला नहीं हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, डिवीजन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर यहाँ पर जो है माइनस है और फिर इसको हल कर लेंगे। देखिए भाग है, भाग को हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग इधर साइड में आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए जैसे 45 है माइनस का और माइनस के 15 से अगर भाग करोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारा आ जाएगा और 3 आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो है प्लस का 3 आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है
तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 3 15, यहाँ पर साथ में गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग हल हो चुका है और यहाँ पर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई हल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी स्टेप में हम गुणा को भी हल कर सकते हैं और जो है एक स्टेप यहाँ पर कम कर सकते हैं और अगले स्टेप में करेंगे तब भी वही बात है और यहाँ पर भी हल कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हल हो चुका है। अब यहाँ पर 5 3 15 यानी कि माइनस का 15 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 15 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब जो है सारे ब्रैकेट खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि सारी संख्या माइनस की आ गई हैं। तो माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि माइनस की संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 15 में 5 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा और 20 में 3 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो इस प्रकार से माइनस का 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा गलत होगा आपका, तो सिर्फ माइनस और प्लस की वजह से गलत होगा। तो कोशिश करिए प्लस माइनस की गलती ना होने पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो जो वेरी शार्ट क्वेश्चन थे वो भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है हमको निकालना क्या है, लाशा निकालना है कि मासा निकालना। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता हो जाता होगा कि इसमें या तो लाशा निकालना है या तो मासा निकालना है, लेकिन अब हमको क्या निकालना है ये पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए आपको करना ये है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पुनः एक बार पढ़िए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, यानी कि इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या जो होगी वो इन सबसे बड़ी होगी, तभी तो इनसे विभाजित होगी। यानी कि यहाँ पर हमको निकालना क्या है, लासा निकालना है। यानी कि जब मासा निकाला जाता है तो जो संख्याएं दी होती हैं वो उनका जो मासा निकाला जाता है वो मासा उन संख्याओं से छोटा होता है। यानी कि मासा से उन संख्याओं को अगर भाग दिया जाए तो वो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं। लेकिन जब कहा जाए कि इन संख्याओं से भाग करने पर वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो समझ लीजिए आपको लासा निकालना है, क्योंकि लासा जो है दी हुई संख्याओं से बड़ा होता है। ये अगर आपके दिमाग में इतना रहेगा तो निश्चित रूप से आपको तुरंत ये जरूर पता हो जाएगा कि हमको लासा निकालना है कि मासा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लियर हो गया कि हमको यहाँ से क्या करना है, लासा निकालना। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 12 16 18 और 21 का लासा निकाल लेना है। तो इस प्रकार से जो है इनको लिख करके और इनके गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इनको काट लेंगे किस किस संख्या से कट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा और 21 नहीं कट रहा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा और फिर 9 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लेंगे, 21 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 से इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 9 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लेंगे, 21 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 उतार यहाँ से 9 उतार लेंगे और फिर यहाँ से 21 उतार लेंगे। अब देखिए 2 का काम खत्म हो गया है। अब जो है यहाँ हम 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है 1 उतार लेंगे तो यहाँ 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और यहाँ 3 सते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है 1 हो जाएगा और उसके बाद ये 7 बच जाएगा। अब यहाँ 7 से इसको काट लेंगे तो सब जगह पर 1 आ जाएगा, यानी कि नीचे सभी में जो है 1 आ जाना चाहिए। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए ये सब में 1 आ चुका है, यानी कि हमारा जो लासा आएगा वो इन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही होगा। तो यहाँ पर हम लासा निकाल लेंगे, लासा बराबर
लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2 है, फिर जो है 2 बार 3 है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और फिर गुणे 7 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, और 16 तियाँ 48, तो यहाँ पर 48 लिख लीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तियाँ 48, और 7 एक 21, यहाँ पर 48 गुणे 21 हो जाएगा। जो है अब 48 गुणे 21 का जो है गुणा कर लीजिए, तो 48 गुणे 21 यहाँ पर साइड में गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, और फिर यहाँ 2 8 16 का 6, और 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, 8 6 4 10, 10 का 0, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 1008 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1008 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा यही आंसर नहीं आएगा, अब आंसर हमको यहाँ से देखिए बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो देखिए ऐसी संख्या हमको निकालना है जिसमें से 7 घटाने पर जो है वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है, और अगर हम इसमें 7 को जोड़ दें, अगर इस संख्या में 7 को जोड़ दें तो हमारी वो संख्या पता चल जाएगी जिसमें 7 घटाने पर ये संख्या मिलेगी जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो देखिए यही यहाँ पर विशेष रूप से समझना है। देखिए लासा जो निकालोगे वो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी जो है विभाजित हो जाएगी संख्या, और यहाँ पर कहा गया कि 7 घटाने पर इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, और जो संख्या आएगी उस संख्या में अगर 7 घटाओगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये संख्या नहीं आएगी, जो इसमें 7 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हमारा आंसर आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः लासा में 7 जोड़ने पर यहाँ पर लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1008 में 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, और 0 1 यहाँ पर, यानी कि 1015 आंसर आ जाएगा। और यही जो है जो ये संख्या का पूछा गया है कि 7 घटाने पर इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो यही संख्या हो जाएगी 1015। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाने का रुपया 15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा भी है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेंगे और साथ में जो है इसके चित्र बना लेंगे, तभी जो है आपकी समझ में पूरी तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। तो देखिए आयत की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, यानी कि लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। और जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयत क्या हो जाएगा, देखिए आयत यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आयत बनेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो सभी कोण हैं वो कितने होने चाहिए, वो 90 डिग्री के कोण होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से भुजाएं झुकी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी भुजाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आयताकार मैदान की लंबाई दी हुई है 80 मीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 80 मीटर इस तरीके से। और उसके बाद फिर देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए तथा चौड़ाई 60 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 60 मीटर, तो ये हो जाएगी चौड़ाई। और अब जो है
आगे देखेंगे, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपया 15 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। यानी कि इसके समांतर जो है इस तरीके से सड़क बनाई गई है। तो देखिए लंबाई के समांतर बीचों बीच में इस तरीके से सड़क बनाई गई है और उसके बाद जो है चौड़ाई के समांतर इस तरीके से सड़क बनाई गई है। तो देखिए इस तरीके से चौड़ाई के समांतर सड़क बनाई गई है और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है, देखिए यहाँ पर देखिए चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। तो देखिए चौड़ाई हमारी ये है, तो इसके समांतर जो सड़क बनाई गई है ये है कितनी, 3 मीटर। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और जो लंबाई के समांतर सड़क बनाई गई है, ये जो लंबाई है तो इसके जो समांतर जो है सड़क बनाई गई है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी 5 मीटर और जो ये है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 मीटर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में लिख लेंगे लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए लंबाई के समांतर सड़क ये है। अब इस सड़क का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है, लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लंबाई के समांतर जो ये सड़क है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस सड़क की लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी और ये देखिए ये आयताकार है इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई इसकी हो जाएगी 80 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी 5। तो यहाँ पर 80 गुणे 5 कर लेंगे तो 55 है 40 यानी कि 400 हो जाएगा और जो है मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इस सड़क का यानी कि जो लंबाई वाली सड़क है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम नीचे लिखेंगे कि चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेंगे चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसी प्रकार से उसको भी निकाल लेंगे। तो चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 60 और चौड़ाई के समांतर जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है 3। तो यहाँ पर 60 गुणे 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18 और फिर यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लगा लेंगे यानी कि 180 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 वर्ग मीटर लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब निकालना है कि दोनों के बीच का जो वो है सड़क है यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो सड़क है ये दोनों में पड़ रही है। तो दोनों के बीच की जो सड़क है उसका हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए अगर इसको आप निकालोगे नहीं तो देखिए जब ये सड़क आप निकाले हो तब भी ये एक बार काउंट हुआ है, उसके बाद जब दोबारा ये सड़क निकाल रहे हो तब भी काउंट हो रहा है। तो ये जो है 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको इस इतने भाग का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसको एक बार घटा देना है यानी कि ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार अगर घटा दोगे तो एक बार ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दोनों के बीच का क्षेत्रफल बराबर यानी कि दोनों सड़कों के बीच का चाहे कर लीजिए, दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 है और चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि दोनों सड़कों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो 15 मीटर स्क्वायर निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे सड़क का क्षेत्रफल। देखिए हमको क्या निकालना था, सड़क का जो क्षेत्रफल है वो तो निकालना ही है और साथ में जो है निकालना है कि कितना खर्च लगेगा इसको बनाने में। तो यहाँ पर देखिए प्रति वर्ग मीटर जो है खर्च लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क का
क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई वाली सड़क निकली है इसको जोड़ देंगे और चौड़ाई वाली को जोड़ देंगे और उसमें से एक बार जो दोनों के बीच का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो ये जो दोनों सड़कें हैं इनका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम जो है और कुछ लैंग्वेज में ना लिख करके डायरेक्ट यही काम कर रहे हैं कि इन दोनों सड़कों का जो क्षेत्रफल निकला है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 400 प्लस 180 और एक बार इसको घटा लेंगे तो माइनस का 15 कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए 400 में 180 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा और उसमें से माइनस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 565। तो ये 565 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग मीटर। अब देखिए ये आ गया हमारा सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि इतने वर्ग मीटर हमको सड़क बनवानी है। अब यहाँ पर देखिए जो है 1 वर्ग मीटर का यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है सड़क बनाने का रुपया 15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि 1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, चूंकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्च बराबर या सड़क बनाने का खर्च बराबर 15 रुपया यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए जो है लिखेंगे 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 गुणे 565। अब यहाँ पर 15 का 565 से गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 15 पछे 75, 75 का 5 और 15 छक्का 90 और 90 और 7 97 हो जाएगा। फिर 15 पछे 75 और 75 और 9 कितना हो जाएगा, 75 9 84। तो यहाँ पर देखिए 8,475 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा हमारा निकल आएगा और यही हमको निकालना था और ये हमारा आ चुका है 8,475 रुपये। तो यहीं पर आंसर लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुनः चाहें तो आप लोग एक बार इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक आयत है और आयत के समांतर जो है बीच में जो है रास्ता बनानी है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। और जो लंबाई में है उसकी चौड़ाई जो है 5 मीटर है और जो चौड़ाई में सड़क बनानी है उसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर देखिए दोनों सड़कों के बीच में देखिए जो ये भाग है ये 2 बार आ रहा है, इसलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर जब दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें से एक बार इस वाले भाग को घटा देंगे तो एक बार ही फिर ये भाग काउंट होगा। तो यहाँ पर वही काम किए हैं, दोनों को जोड़ करके एक बार उसको घटा दिए हैं। फिर यहाँ पर 565 वर्ग मीटर आ गया है। अब 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा हमारा जो है कितना है, 15 रुपया है। तो 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्चा हम निकाल लेंगे तो 565 से 15 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर, फिर ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। यानी कि हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। तो देखिए सर्वांगसम और जो है समरूपता का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम कौन से त्रिभुज होते हैं और समरूप कौन से त्रिभुज होते हैं। तो देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज को
दूसरे त्रिभुज पर उठा करके रखिए तो नीचे वाला जो त्रिभुज है वो पूरा पूरा ढक जाना चाहिए। यानी कि जैसे जो है इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त के जो है सर्वांगसम अगर कहा जाए वृत्त बनाइए, तो इस वृत्त के सर्वांगसम वृत्त इतना बड़ा ही इस तरीके से वृत्त होगा, तभी जो है सर्वांगसम होगा। यानी कि उसकी जो परिधि है वो बराबर होनी चाहिए, और उसकी जो त्रिज्या है वो बराबर होनी चाहिए, और उसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए। तभी जो है ये दोनों वृत्त क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज में है कि त्रिभुज दोनों सर्वांगसम कब होंगे, जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर उठा करके रखें तो नीचे वाला त्रिभुज पूरा पूरा ढक जाना चाहिए। यानी कि उसकी प्रत्येक भुजा जो है दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ, तो मान लीजिए इस तरीके से ए बी सी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज, तो मान लीजिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ए बी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसके हमको क्या करना है, सर्वांगसम त्रिभुज मान लीजिए दूसरा दिया हुआ है, तो मान लीजिए उसको जो है इस तरीके से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ऐसे मान लीजिए बना हुआ है। अब यहाँ पर इसका नाम रख लेंगे, मान लीजिए पी, यह है पी क्यू आर, इस तरीके से पी क्यू आर है। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर है, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाली भुजा उठा करके जब इस पर रखेंगे, तब जो है इस पर रखने पर ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके ऊपर आनी चाहिए। तब ये पूरा का पूरा त्रिभुज जो है एक दूसरे को जो है यानी कि जो नीचे वाला त्रिभुज है वो पूरा का पूरा ढक जाना चाहिए जब ये त्रिभुज उठा करके इस पर रखें। तो इस प्रकार से ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, यानी कि प्रत्येक भुजा जो है त्रिभुज की बराबर होनी चाहिए। इसकी जो कंडीशन होती है सर्वांग समता की, त्रिभुज की सर्वांग समता की, वो कंडीशन होती है कि प्रत्येक भुजा या तो बराबर हो, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, और या तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, और या तो सभी भुजाएं बराबर हों। तो इस ये होती हैं सर्वांग समता क्या, जो इसके त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम हैं, वो सर्वांग समता के नियम ये होते हैं। और समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ग्लास इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्लास ऐसे है, और एक इसी के जो है छोटा सा कोई इस तरीके से ग्लास और दूसरे आकार में रखा हुआ है इस तरीके से, और देखने में थोड़ा उसी टाइप का लग रहा, तो उसको जो है क्या कहा जाएगा कि ये ग्लास है। यानी कि जैसे इस तरीके से देखने में एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये शंकु दिया हुआ है और इस तरीके से एक छोटा सा शंकु दिया हुआ है, लेकिन देखने में एक जैसा है, तो ये क्या कहा जाएगा, शंकु ही कहा जाएगा। तो देखिए समरूप, समरूप का मतलब एक रूप जैसे। तो देखिए समरूप का मतलब एक रूप जैसे हो, जरूरी नहीं कि वो बराबर हों, तो उनको समरूप कहेंगे। और सर्वांग समता का मतलब कि सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालें और इसका जो परिमाप है परिमाप निकालें, तो सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। और जब भुजाएं बराबर होंगी तो क्षेत्रफल और परिमाप तो ऑटोमेटिक बराबर ही निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या है, देखिए ए बी बराबर, यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, पी आर, ए बी बराबर पी आर है। और फिर जो है क्या है, ए सी बराबर क्यू आर है। देखिए ए सी बराबर क्यू आर है, तो यहाँ पर ए सी बराबर क्यू आर लिख लेंगे। और फिर देखिए क्या है, बी सी बराबर, बी सी ये है, बी सी बराबर क्या है, पी आर है, बी सी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर पी क्यू लिख लेंगे। देखिए चूंकि यहाँ पर तीन भुजाएं
हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर जो है तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः अतः त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज। देखिए ये सर्वांगसम का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर होगा। इस प्रकार से जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जब देखिए तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर देखिए इसका नियम अभी आप लोगों को बताए हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, और या तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, तो इस कंडीशन में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अभी स्क्वायर वाला जो है आप लोगों को क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर वाला नहीं है, ये क्यूब वाला है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, तो x + 1/2x बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। देखिए जब स्क्वायर वाला करते हैं तो वहाँ पर जो है दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का घन घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब जो है क्यूब करने पर। तो यहाँ लिख लेंगे घन करने पर। तो देखिए इसका घन करेंगे तो हो जाएगा x + 1/2x का होल क्यूब। देखिए 2x है यहाँ पर, तो 2x का होल क्यूब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब। अब यहाँ पर फार्मूला खोल देंगे, यानी कि ये a + b के होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब का मतलब x का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, तो यहाँ पर b क्यूब का मतलब 2x का होल क्यूब हो जाएगा। a क्यूब + b क्यूब प्लस a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मतलब 3 × x × 1/2x, तो 3ab होगा। a क्यूब + b क्यूब, ये देखिए यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर लगा लिए हैं, यहाँ पर क्यूब कर लीजिए, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। तो यहाँ पर a + b का मतलब हो जाएगा x + 1/2x। इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको जो है इतने का मान निकालना है, यानी कि x³ + 1/8x³। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे लिख लेंगे x³ प्लस यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8x³। और फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2। और फिर यहाँ पर देखिए ये गुणा है, यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर अभी फार्मूला ही खोले, बराबर में इसको नहीं लिखे, यहाँ बराबर में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला पूरा खुल चुका है। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर बराबर में 64 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3/2 हो गया। अब इसका मान रख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, और बराबर है 64, तो यहाँ पर 64 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें उधर पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि इसका ही हमको मान निकालना है। तो हो जाएगा x³ + 1/8x³ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो बराबर हो जाएगा 64। और देखिए जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में है वो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी यहाँ पर देखिए पहले तो हम इसका गुणा कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में संख्या है तो उधर गुणे में तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, और 12/2 रहेगा। तो यहाँ पर अब जो है 12/2 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेंगे, या चाहें तो इसको सरल कर लें। देखिए यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 64, और जो है माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो और कठिन हो जाएगा, और यहाँ पर जब आसान हो रहा है तो यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे। चाहते तो यहाँ पर भी काट सकते थे, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 आ जाता, और इधर 6 माइनस का हो जाता। यहाँ पर भी हम सरल करके लिख लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 64 - 6 हो जाएगा। अब 64 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बचेगा 58।
और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप पुनः एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी में समझाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, यानी कि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको उतार लेंगे, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, फिर उसका सीधे से घन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का मतलब इसका भी घन करेंगे और इसका भी घन करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसका a प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला खोल लेंगे। और फिर यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। और ये फार्मूला खोलेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब किए तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर भी एक्स क्यूब हो गया। और यहाँ पर देखिए हल करके इतना कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12 और 12 का 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इधर देखिए माइनस में चला गया है। और फिर यहाँ पर 64 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बॉडमॉस रूल पर आधारित है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें के इम्पॉर्टेंट हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 गुणे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, फिर 56 है, माइनस मंझला ब्रैकेट है 7 गुणे 8 प्लस यहाँ पर 13 माइनस 2 गुणे 5 और फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर साइड में देखिए बॉडमॉस लिख दे रहे हैं, BODMAS बॉडमॉस है। तो देखिए यहाँ पर बॉडमॉस लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें से हमको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। और ब्रैकेट का भी आप लोगों को जो है क्रम पता होना चाहिए कि किस क्रम में ब्रैकेट को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, और रेखा ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है, नहीं तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पर रेखा ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर छोटा, मंझला और बड़ा ब्रैकेट है। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, तो ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिवीजन भी इसमें नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हल करेंगे, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करना शुरू करते हैं, बाकी सारी संख्याएं ऐसे ही उतार लेते हैं। तो इस प्रकार से बिना सोचे समझे जो है इतना काम कर लेना है, यानी कि संख्याएं ऊपर से उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए 13 माइनस 2 गुणे 5 है। तो सबसे पहले 5 का 2 से गुणा किए तो 5 दूना 10 हो गया। और 10 को 13 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 13 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 3। और 3 जब जो है ब्रैकेट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि बाहर प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से छोटा ब्रैकेट हटा देंगे और मंझला ब्रैकेट जो है लगा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है। अब देखिए छोटे ब्रैकेट के बाद मंझला ब्रैकेट हल करते हैं। तो यहाँ पर बाकी संख्याएं ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 और फिर बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस, अब यहाँ से देखिए मंझला ब्रैकेट शुरू हुआ है तो अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर भी हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा पहले आता है और एडिशन बाद में आता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब जोड़ोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और 11 सते 77 हो जाएगा। और यहाँ पर 57 है 56 और 56 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी अगर इस तरीके की गलती आप कर दोगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको बॉडमास रूल के हिसाब से ही चलना है, यानी कि यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट तो हल कर रहे हैं, लेकिन मंझला ब्रैकेट के अंदर भी देखिए जब कई चिन्ह आ रहे हों तो यहाँ पर बॉडमास रूल का प्रयोग करके ही उनको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56 और 56 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 लिख लेंगे और बाहर माइनस है इसलिए बीच में माइनस
हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 80 और गुणे यहाँ पर देखिए 56 में से 59 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का जो 59 है वो बड़ी संख्या है, इसलिए 59 में से जो है 56 घट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 80 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 80 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो है, इसलिए एक जीरो लगा लेंगे। और देखिए चूंकि यहाँ पर माइनस का 3 था, इसलिए यहाँ पर माइनस का 240 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बॉड मास रूल से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर बॉड मास इतना ध्यान रखना है, बॉड मास, और इसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन को लगाना है। इससे अगर अलग क्वेश्चन कुछ करोगे, यानी कि पहले इधर जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हल करोगे, बाद में जो है डिवीजन और मल्टीप्लाई हल करोगे, तब क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक जो है बॉड मास रूल से संबंधित क्वेश्चन हल करना नहीं जानते हैं, तो इस पर भी मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाया है। तो बॉड मास रूल आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन हल करिए। तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये वीडियो ढूंढ करके देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये आता भी है पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीख लीजिए लगाना। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु बराबर, माना पुत्र की आयु, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यानी कि हम पुत्र की उम्र मानेंगे तभी उसको जो है 4 गुना कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर पहले पिता की उम्र नहीं मानना है, यहाँ पर हमको मानना क्या है, माना पुत्र की उम्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, वर्तमान लगाना जरूरी है क्योंकि हमेशा मानने में वर्तमान उम्र ही मानते हैं। माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। इसलिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इसलिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। इसलिए पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र बराबर कितनी हो जाएगी, 4 गुनी है इसके, तो हो जाएगा 4x वर्ष। तो इस प्रकार से देखिए पिता की उम्र 4x वर्ष हो जाएगी। अब देखिए नीचे दिया हुआ है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब आगे देखिए क्वेश्चन, पिता की उम्र 4 वर्ष हो गई है। अब क्या करेंगे आगे देखिए, आगे 6 वर्ष बाद की उम्र निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर, 6 वर्ष बाद पिता की चाहे लिख लीजिए पहले, चाहे पुत्र की लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुत्र की लिखें, तो पुत्र की यहाँ पर लिख लेंगे 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बराबर। तो देखिए यहाँ पर जब वर्तमान की x है तो 6 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, तो देखिए ये x प्लस 6 हो जाएगी। फिर अब देखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, यहाँ पर पुत्र की उम्र हो गई है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र बराबर, यहाँ पर भी की लिख लीजिए की उम्र बराबर, देखिए यहाँ पर x में 6 जुड़ा है, यहाँ पर देखिए ये 4 गुनी थी, तो यहाँ 4x में जो है 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी 6 वर्ष बाद पिता की उम्र। अब देखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पर हम एक चर के द्वारा इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप इसको 2 चर से भी कर सकते हैं, यानी कि 2 समीकरण बना लें और उसके बाद इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको x और y मानना पड़ेगा और 2 समीकरण बनेंगी और उसकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको एक चर से कर रहे हैं तो थोड़ा लगाने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है,
कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर लिख लेंगे। x+6 ये हो जाएगी पुत्र की उम्र, और बराबर में लिख लेंगे पिता की उम्र 4x+6। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये जो पिता की उम्र है ये 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 गुना इसका कर देंगे। 2.5 गुना का मतलब 5/2 हो जाएगा। देखिए 5 के 2 भाग करोगे तो 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 2.5 2 भाग होंगे। तो यहाँ पर 5/2 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2.5 गुना। तो यहाँ पर देखिए जो है ये हो जाएगी 2.5 गुना, और उसके बाद फिर क्या है कि 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। जो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अभी भी ये 6 वर्ष अधिक है, यानी कि 2.5 गुना इसको कर दिए हैं, तब भी जो है ये 6 वर्ष अधिक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और जो है 5x/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 5×6 = 30, 30/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए जो है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पर सिर्फ 4x बचेगा। अब देखिए x वाले पद एक तरफ कर लेंगे, बाकी इनको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x और /2, और जो है ये माइनस का इधर हो जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और बराबर ये उधर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30/2। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8x, और इसके बटे में हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30/2। अब यहाँ पर देखिए बटे में दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए माइनस का 3/x, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस वाली संख्या छोटी और माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 30 हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 30/3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 जो है वो x के साथ में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ पर 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×30। तो इस प्रकार से x बराबर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः जो ऊपर माने थे वर्तमान उम्र, वहीं पर जो है इस x की वैल्यू रख देंगे। अतः पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, अतः पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर, तो देखिए x माने थे, अतः ये कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। और पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगी, 4x माने थे, तो यहाँ पर 4x की जगह पर क्या करेंगे, 10 मान रख देंगे, तो 4×10 हो जाएगा, तो 10 चौक 40 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, जो है पुत्र की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी और पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी, और यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना परिमेय संख्या बराबर, माना परिमेय संख्या बराबर x/y है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में दी हुई होती है। तो यहाँ पर माना परिमेय संख्या बराबर x/y है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंश क्या हो जाएगा, इसमें अंश हो जाएगा x और हर क्या हो जाएगा y। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऊपर जो संख्या है उसको बोलेंगे अंश और जो नीचे है उसको बोलेंगे हर। तो यहाँ पर अंश x हो जाएगा और हर y हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से,
तो यहाँ पर प्रथम शर्त से समीकरण बना लेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, अंश उसके हर से 2 कम है, तो यहाँ पर देखिए अंश और हर को बराबर कर लेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पर देखिए जो कहा गया है वो काम करेंगे। अंश उसके हर से 2 कम है, तो देखिए अंश ये है और हर से ये 2 कम है, यानी कि अंश जो है वो 2 कम है, तो इसको क्या करेंगे 2 ज़्यादा कर लेंगे, और या तो फिर इसमें से 2 कम करें तभी दोनों बराबर रह सकते हैं। पुनः एक बार समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, जो अंश है वो हर से 2 कम है, तो उसको जो है बराबर में दोनों को रखने के लिए क्या करेंगे, अंश में 2 जोड़ देंगे, तब दोनों बराबर रह सकते हैं। और या तो फिर जो ये हर है ये 2 ज़्यादा है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तब भी दोनों बराबर रह सकते हैं। फिर यहाँ पर x बराबर y-2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको पक्षांतर करके जो है समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त से लिख लें, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में देखिए क्या कहा गया है कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो देखिए अंश x है और हर क्या है y है, इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए, दोनों में अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो जो नई संख्या बनेगी वो 3/4 हो जाती है। तो इस रूप में उसको लिखा जा सकता है, यानी कि अंश और हर में 1 जोड़ दिए हैं तो जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 3/4। तो यहाँ पर बराबर में 3/4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर 3y हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो, और फिर प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 और इसको पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4x माइनस का 3y और बराबर यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसके नीचे समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है इसको जो है हल कर लेंगे इन दोनों समीकरणों को। तो देखिए यहाँ पर हम इनको आप लोगों को बता रहे हैं हल करके प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक चर का मान निकलेगा x बराबर -2 है और प्लस का y हो जाएगा, ये निकलेगा हमारा x का मान। और अब जो है क्या करेंगे, इस x का मान हम जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर देखिए मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 4x माइनस का 3y बराबर -1, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी जो आई है वो यहाँ x की जगह पर रख देंगे। तो 4 और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और x की वैल्यू रख देंगे -2 प्लस का y, और फिर -3y है तो 3y लिख लेंगे, बराबर -1 है तो -1 लिख लेंगे। फिर इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो -8 हो गया, फिर 4y हो जाएगा, फिर -3y और बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3y घट जाएगा तो यहाँ पर 1y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ y बचेगा, और -1 है और ये उधर पक्षांतर होगा तो +8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 बचेगा। तो इस प्रकार से y का मान आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ पर x
-7 यानी कि y की जगह पर 7 रखेंगे बराबर -2 और यहाँ पर x बराबर -2, ये उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। और फिर जो है देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से x की भी वैल्यू निकल आएगी। अब वो हमको निकालना क्या था, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वो परमेय संख्या हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे अतः परमेय संख्या बराबर तो देखिए परमेय संख्या हम माने थे, क्या माने थे, x/y। तो यहाँ पर x और y के मान ही रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमारी आई है 5 और y की वैल्यू आई है कितनी, 7। तो यहाँ पर 5/7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2017 का पूरा जो पेपर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।